जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम जो है एडुटेरिया का जो फिफ्थ एडिशन जो है आया हुआ है बिहार एक तत्व संग्रह का। उससे आज जो है हम लोग बिहार के इतिहास में प्राचीन बिहार के इतिहास को आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में जो है हमने बिहार एक समान परिचय की क्लास करवा दी है। और आज का जो है हमारा सेशन वो बिहार के इतिहास पे होने वाला है। तो बिना देर किए हुए आज का सेशन का शुरुआत हम करते हैं। जब बात होगी बिहार के इतिहास की, तो उसमें जो है आज के वीडियो में जो है हम लोग प्राचीन बिहार के इतिहास की बात करेंगे। इसके बाद जो है मध्यकालीन बिहार और एक फिर जो है आधुनिक बिहार के इतिहास की बात करेंगे और एक मास्टर वीडियो लेके आएंगे जिसमें तीनों इतिहास का कंबाइंड वीडियो होगा। तो देखते हैं कि हम लोग प्राचीन बिहार में है जो किन किन टॉपिकों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाषाण काल पे बात करेंगे, उसके बाद वैदिक काल पे, फिर महाजनपद काल और बौद्ध एवं जैन जिसका संबंध मूल रूप से तो बिहार से ही है, और मौर्य और गुप्त वंश की हम लोग इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोतों की। तो प्राचीन बिहार के इतिहास को, ठीक है, प्राचीन बिहार के जो इतिहास है तो जानने के दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सा? पुरातात्विक स्रोत एवं साहित्यिक स्रोत। ठीक है, किसी भी इतिहास को जानने के लिए, ठीक है, स्रोत का होना बहुत जरूरी है। बिना स्रोतों के हम लोग किसी भी इतिहास को नहीं जान सकते हैं। तो इसीलिए जो है बिहार के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास दो तरह के साक्ष्य उपलब्ध है, पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य। बात करें पुरातात्विक साक्ष्य की, तो पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, ठीक है, मुंगेर, चिरांद जो सारण में है, चेचर वैशाली, मनेर पटना का एवं सोनपुर से ताम्र प्रशस्त वस्तुएं और मृत भांड प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछता भी है, कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। तो आप इसको याद रखिएगा कि पूर्व ऐतिहासिक युग की जो पुरातात्विक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत में पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए, ठीक है, मुंगेर, चिरांद जो सारण में है, और चेचर जो वैशाली में है, और मनेर जो पटना में है, एवं सोनपुर सारण से ताम्र प्रशस्तर वस्तुएं और मृत भांड प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेखों में लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया राज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए। ठीक है, मौर्यकालीन अभिलेख जो है कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया राज और रामपुरवा आदि स्थान से प्राप्त हुए। बराबर की गुफाएं, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्रा, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक, जो स्मारक है जैसे बराबर की गुफाएं, राजगीर में जो है सप्तकर्णी गुफा हो गया, फिर नालंदा में बौद्ध विहार हो गया, पाटलिपुत्रा में राजप्रसाद हो गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय महाविहार हो गया। ये सब जो है स्मारक जो प्राप्त हुए वो भी पुरातात्विक स्रोत की जानकारी देते हैं। खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियां आदि भी पुरातात्विक स्रोत ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे तो साहित्यिक स्रोत में रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं जैसे अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, जैन रचना जैसे भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। यानी साहित्यिक स्रोत जिसको लिखा गया है, ठीक है, जिसको लिखा गया है उसको हम लोग साहित्यिक स्रोत बोलते हैं। इसके अतिरिक्त विवरण जैसे मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, उसमें जो है पाटलिपुत्रा के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में विवरण दिया गया, जहाँ से हमको साहित्यिक जानकारी मिलती है। फाहियान, चीनी यात्री इत्सिंग हेनसांग की यात्रा वृत्तांत जो या भारत की यात्रा पे आए, ठीक है, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसमें भारत के बारे में बताया, वहाँ के राजाओं के बारे में बनाया, भारत के भौगोलिक स्थिति को बताया, बिहार के भौगोलिक स्थिति को बताया अपने यात्रा वृत्तांत में। तो वहां से भी हम लोग साहित्यिक स्रोतों से इतिहास की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो राजनीतिक शास्त्र। ठीक है, यह पुस्तक जो है राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है, ना कि अर्थशास्त्र इकोनॉमी से संबंधित है, याद रखिएगा। अब आते हैं, बात करते हैं हम पाषाण काल की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पाषाण काल की बात करेंगे क्योंकि इतिहास की शुरुआत वहीं से हुई है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा पाषाण या पत्थर का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा कि पत्थर का यूज कब, क्यों, कब किस हथियार का यूज किया गया है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में जो है मानव जो है पत्थर का उपयोग करते थे, किसके लिए? तो शिकार के लिए। पाषाण के प्रयोग करने के कारण वाले काल को पाषाण काल के रूप में या प्राग ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। यानी जो पाषाण पत्थर को कहा जाता है, ठीक है, तो पाषाण के यूज के कारण ही इस काल को हम लोग पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। पाषाण काल को पत्थरों के प्रयोग एवं मानव विकास का आधार तीन भागों में विभाजित किया गया। ठीक है,
पाषाण काल को जो है पत्थरों के प्रयोग एवं मानव के विकास के आधार पर जो है इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? तो पूरा पाषाण काल, ठीक है, पहला हो जाएगा पूरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरा हो गया मध्य पाषाण, और तीसरा जो है वो हो जाता है नव पाषाण काल। और इन तीनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पूरा पाषाण काल को। तो इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्रह का, आखेटक मतलब शिकारी, आखेटक मतलब होता है शिकारी। तो इस काल में यानी पूरा पाषाण काल में जो मानव है आखेटक एवं खाद्य संग्रहक था, यानी भोजन के खोज में इधर उधर भटकता था, ठीक है। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थरों के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यानी जो है पूरा पाषाण काल के अवशेष यानी जो है बिहार के किन किन क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है? तो मुंगेर, नालंदा, ठीक है, से क्या क्या प्राप्त हुए? तो कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए। यानी पूरा पाषाण काल कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दे, जैसे वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन देता है, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देता है, वहां पे आपको पूछ देगा पूरा पाषाण काल से बिहार के मुंगेर एवं नालंदा से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि निम्न में बताइए कि सही है या गलत है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे बनेंगे, तो इस पर ध्यान रखिएगा। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं, या 1 लाख ईसा पूर्व पहले के ये जो अवशेष हैं वो मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल है, तो इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्रह एवं पशुपालक थे। यानी पहले तो आखेटक और खाद्य संग्रह था, लेकिन मध्य पाषाण आते आते जो है जो मानव जो था वो पशुपालन करना भी सीख गया था, ठीक है। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था, और पहला पालतू पशु कौन सा बना था? कुत्ता। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। यानी मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मुंगेर, ठीक है। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मुंगेर से मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नव पाषाण काल। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया, यानी देखिए अब तक खाद्य संग्राहक था, खाद को इकट्ठा करता था इधर उधर से, लेकिन अब खाद्य उत्पादक हो गया। यानी वो जो बोला जाए तो वह जो है अब फसलें उगाने लगे थे। नव पाषाण काल में जो मानव है वो फसलें उगाने लगे थे, ठीक है। और मानव बस्तियां में निवास करने लगे थे, और मानव जो है एक बस्ती में निवास करना, पहले जहां तहां गुफाओं में वगैरह में, लेकिन अब इकट्ठा होकर एक बस्ती की तरह, एक कबीला की तरह मानव निवास करने लगे थे। नव पाषाण काल के अवशेष, ठीक है, नव पाषाण काल के अवशेष जो है बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त होते हैं, जैसे चिरांद सारण से, चेचर वैशाली से, मनेर पटना से, सनुआर रोहतास से। पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। पूछ देगा कि पत्थर और हड्डियों के औजार किस काल में मिले हैं? तो नव पाषाण काल में मिले हैं। कैमूर की पहाड़ियां, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं, ठीक है। तो नव पाषाण काल में कौन कौन से स्थल है? तो चिरांद है, चेचर है, मनेर है, सुअनार है, ठीक है। ये जो है नव पाषाण काल का। जबकि पूरा पाषाण काल में कौन कौन से है? मुंगेर और नालंदा, और मध्य पाषाण काल में मुंगेर, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, नेक्स्ट काल है हमारा ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनुआर आदि से ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। यानी जो है हमारा नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल लगभग जो स्थल है वो सेम है, ठीक है। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिला, यानी तांबे के उपयोग का प्रमाण मिला है, इसलिए इस काल को जो है हम लोग ताम्र पाषाण कहते हैं। पहले जो है पत्थर का यूज हो रहा था, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? पाषाण काल। लेकिन यहाँ आते आते जो है तांबा और पाषाण दोनों का मिक्सचर मिलने लगता है, तो इसलिए इसको जो है हम लोग ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं, और यह अवशेष जो है कब के हैं? 1000 ईसा पूर्व के हैं। नेक्स्ट है हमारा वैदिक काल। अब बात करते हैं बिहार के संदर्भ में वैदिक काल का। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया, यानी जो आर्य थे उसके द्वारा स्थापित सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास जो है वेदों पर आधारित है, और इसका इतिहास जो है पूरी तरह से वेदों पर आधारित है, इसलिए इसको भी वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया था। पूर्व वैदिक काल, ठीक है, पूर्व वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईस्वी है, और उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईस्वी। पूर्व वैदिक काल को ही हम लोग जो है ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, ठीक है। ऋग वैदिक काल भी इसी को कहा जाता है। देखिए, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि पूर्व वैदिक काल का कोई भी क्षेत्र बिहार में नहीं था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ था। यानी जो है उत्तर वैदिक काल
में जो है आर्य जो है गंडक नदी तक, यानी बिहार का जो गंडक नदी के समीप पहुंच पाए थे। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। ठीक है, 800 ईसा पूर्व जो लगभग शतपथ ब्राह्मण की रचना की गई थी, जिसमें बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा मिली है। तो कहाँ पे मिली है? शतपथ ब्राह्मण में। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, तो जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें बिहार की चर्चा किस रूप में की गई है? तो विदेह के रूप में। ऋग्वेद में बिहार को कीकट और वात्र शब्द से संबोधित किया गया। ये भी पूछ सकता था कि ऋग्वेद में बिहार को किस शब्द से संबोधित किया गया? तो कीकट और वात्र। ठीक है, वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है, और वराह पुराण जो है उसमें कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया था। नेक्स्ट है हमारा महाजनपद काल। ठीक है, अब आते हैं, हम बात करते हैं महाजनपद काल की। तो महाजनपद काल में जो है प्रारंभ में छोटे छोटे कबीला राजनीतिक केंद्र होते थे। कबीलों के आकार में वृद्धि के कारण राजनीतिक उत्थान हुआ, जिससे कबीलों का विस्तार जन के रूप में हुआ, उसके बाद जनपद के रूप में, तथा अंत में महाजनपदों के रूप में हुआ। जैसे कहने का मतलब कि पहले सबसे पहले कबीला था। ठीक है, छोटा छोटा कबीला था जो राज करता था, लेकिन कबीला जैसे का जैसे जैसे विस्तार हुआ वह जन के रूप में बदल गया। ठीक है, कबीला जो है जन के रूप में बदल गया, और यही जन जो है वह जनपद के रूप में बदला। जैसे जैसे इसका विस्तार हुआ जनपद के रूप में बदला, और यही जनपद जो है एक बार जाके महाजनपद बन गया। ठीक है, तो यही जनपद जो है एक बार जाके क्या बन गया? महाजनपद बन गया। इन महाजनपदों का विस्तार उत्तर भारत, पश्चिम भारत एवं मध्य भारत में था। ठीक है, दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद का प्रमाण मिलता है। ठीक है, जो ये जनपद जो थे सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ था? उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत में, और दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद का जो है वो मिलता है, जिसका बात हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, यह महाजनपद ही भारत में राजनीतिक उत्थान का केंद्र बिंदु था। ठीक है, तो भारत में जो राजनीतिक केंद्र का उत्थान हुआ, ठीक है, वह जो है उसका केंद्र बिंदु जो है यह महाजनपद है, जो थे, जो 16 महाजनपद थे वही थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाजनपदों के बारे में जानकारी निम्न से कहाँ मिलती है? अंगुत्तर निकाय में, भगवती सूत्र में, या और भी बुक के नाम दे देगा आपको, और शास्त्र में, कौटिल्य के, ये सब दे देगा, और आपसे पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपदों की चर्चा की गई। बात करें महाजनपद की, ठीक है, 16 महाजनपदों की जब हम बात करेंगे तो सबसे शक्तिशाली और सबसे विशाल जो जनपद था वो मगध था। ठीक है, और मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज। ठीक है, यानी जिसका राजगीर बोलते हैं, आधुनिक नाम राजगीर है, पुराना नाम गिरिव्रज है। और इसका क्षेत्र जो था बिहार था। बिहार का कौन सा क्षेत्र था? पटना, गया और नालंदा। पटना, गया और नालंदा, जिसको हम लोग मगध क्षेत्र के नाम से जानते थे। ठीक है, और मगध का संबंध बिहार से है। दूसरा था अंग। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। चंपा का अंग महाजनपद का भी संबंध कहाँ से है? बिहार से। बिहार के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र से जो है अंग महाजनपद की संबंध है, और इसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा। नेक्स्ट हमारा वज्जी संघ। ठीक है, वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। और यह भी वैशाली और मुजफ्फरपुर का जो एरिया है, वर्तमान बिहार का वैशाली और मुजफ्फरपुर का एरिया है, वही वज्जी संघ का एरिया हुआ करता था। नेक्स्ट है हमारा काशी। काशी महाजनपद की राजधानी जो थी वाराणसी थी, और यह उत्तर प्रदेश का वर्तमान वाराणसी शहर जो है वह इससे बिलोंग करता था। नेक्स्ट हमारा कोसल। कोसल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। और उत्तर प्रदेश का जो फैजाबाद शहर है, उत्तर प्रदेश का जो फैजाबाद शहर है वह अभी उस समय के जो कौशल महाजनपद का क्षेत्र हुआ करता था। नेक्स्ट है मल। मल का राजधानी कहाँ था? कुशीनगर। और यह उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला जो है यह मल महाजनपद से संबंधित था। नेक्स्ट हमारा वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ठीक है, राजधानी को आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का जो क्षेत्र है वही वत्स हुआ करता था। कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, और यह है दिल्ली। ठीक है, जिस कुरु की राजधानी कहाँ? इंद्रप्रस्थ, और दिल्ली का जो क्षेत्र है वही कुरु महाजनपद का क्षेत्र था। पंचाल। पंचाल का राजधानी अहिच्छत्र, और उत्तर प्रदेश के जो बरेली और बदायूं जो शहर है वह जो क्षेत्र है वह पंचाल महाजनपद से था। नेक्स्ट हमारा सूरसेन। सूरसेन का राजधानी मथुरा, और यह उत्तर प्रदेश का मथुरा शहर से संबंधित है। चेदी, जिसकी राजधानी कहाँ है? सुक्तिमती। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर इससे संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती था, और यह मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर इससे संबंधित है। नेक्स्ट हमारा मत्स्य। ठीक है, मत्स्य विराट नगर, जिसकी कहाँ से संबंधित है? राजस्थान के जयपुर से। अस्मक, जिसकी राजधानी पोटल या पोटली थी,
यह महाराष्ट्र और तेलंगाना से, और यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। कौन सा? असमक, जिसकी राजधानी कहाँ थी? पोतन या पोटली। नेक्स्ट हमारा कम्बोज। कम्बोज की राजधानी कहाँ? हाटक या राजपुर। ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान का क्षेत्र जो था वह कम्बोज था। गंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला है, यह भी पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान के क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव था। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र कहाँ था? बिहार में था। कौन कौन सा? वज्जी और लिच्छवी। ठीक है, वज्जी जिसका जो लिच्छवी था। मगध और अंग, 3 महाजनपद वज्जी, मगध और अंग जो है इसका जो विस्तार है इसका कहाँ था? इसका क्षेत्र जो था वो बिहार था। ठीक है, अब बात करते हैं वज्जी संघ का, वज्जी संघ महाजनपद का। ठीक है, तो वज्जी संघ जो था 8 राज्यों का संघ था, इसलिए इसको अष्टकुल कहा जाता था। वज्जी जो संघ था वह 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वज्जी, लिच्छवी, जात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था, यह विश्व का पहला गणतंत्र था। ठीक है, लिच्छवी जो है विश्व का पहला गणतंत्र था। लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। वैशाली नगर का स्थापना राजा विशाल ने किया था। कौन किया था? वैशाली नगर की स्थापना जो है वह राजा विशाल ने किया था। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला, विदेह तथा कुंडलग्राम के जात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। कुंडलग्राम यानी जात्रिक कुल के कौन थे? भगवान महावीर। वज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। वज्जी संघ के जो लिच्छवी है उसको विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। देखिए ये बिहार के मैप में दर्शाया हुआ है। ठीक है, पूरा बिहार है, इसमें देखिए इस साइड वाला मगध जनपद है, ये अंग जनपद है, और ये उत्तर बिहार जो है उसको हम लोग वज्जी या लिच्छवी संघ या महाजनपद कहते थे। मगध महाजनपद, मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज यानी राजगीर थी। यह 5 पहाड़ियों कौन कौन सा? रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी और विपाचल से घिरा नगर था। राजगीर जो था पूरी तरह से सुरक्षित शहर था, और ये 5 पहाड़ियां कौन कौन से? रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी एवं विपाचल से घिरा हुआ था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। मगध का विस्तार कहाँ कहाँ से था? पटना से गया के क्षेत्र में इसका विस्तार था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, मगध और अंग, मगध जो है और इसका अंग, ठीक है, अंग महाजनपद, इसका विवरण कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में जो है इसका विवरण हमको मिलता है। नेक्स्ट है हमारा अंग महाजनपद। अंग महाजनपद का विस्तार कहाँ था? भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। ठीक है, और इसका विस्तार कहाँ कहाँ था? भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक बृहदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। ठीक है, तो अंग को मगध में कौन मिलाया था? तो बिंबिसार। किसको हराकर? तो अंग के अंतिम शासक बृहदत्त को हराकर। अब बात करते हैं मगध का उत्कर्ष, मगध के उत्कर्ष एवं उसके राजवंशों के बारे में। तो मगध की जो स्थापना है किसने किया था? बृहदत्त ने किया था। अब बृहदत्त का पुत्र कौन था? जरासंध। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? जरासंध था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। ठीक है, तो जरासंध का वध कौन किया था? भीम ने किए थे। कब किए थे? द्वंद्व युद्ध में पराजित कर। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। ठीक है, बृहदत्त वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय था। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम मगध के उत्कर्ष के कारण। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है एग्जामों में कि मगध के उत्कर्ष के क्या क्या कारण थे। ठीक है, तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुरक्षित क्षेत्र था, जो इसको बाहरी आक्रमण से बचाता था। मगध नदियों से घिरा प्रदेश जहाँ उर्वरक जलोढ़ मृदा उपलब्ध थी, जो कृषि की दृष्टि से अनुकूल थी। ठीक है, मगध में नदियों के जाल के कारण सिंचाई और यातायात की सुविधा उपलब्ध थी। मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी एवं ताकतवर हाथियों से परिपूर्ण था, जो मगध साम्राज्य को उत्कर्ष में मदद किया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश 1544 से 412 ईस्वी। ठीक है, हर्यक वंश में सबसे पहले हम बात करेंगे बिंबिसार के। तो इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया, यानी हर्यक वंश की स्थापना किसने किया? बिंबिसार ने। कब किया? 544 ईसा पूर्व में किया। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और बिंबिसार को ही जो है मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रथम प्रशय दिया था। उनकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह में उन्हें दहेज उपहार में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो
बिंबिसार को जो है काशी का क्षेत्र किसके साथ शादी करने पर मिला था, तो कौशल नरेश कौशल देवी, कौशल नरेश की जो राजकुमारी थी कौशल देवी से। दूसरी पत्नी चेलना थी, चेलना लिच्छवी राजा के चेटक की पुत्र थी, लिच्छवी राजा चेटक के पुत्र कौन थी, चेलना। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। ठीक है, तो बिंबिसार ने राज्य को अधिग्रहण करने के लिए ठीक है विवाह नीति को अपनाया था और बहुत सारी जगहों पे वो विवाह करके वो क्षेत्र अपने हिस्से में ले लेता था। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया था। बिंबिसार ने चंद्रप्रद्योत के उपचार के लिए अपने वैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, तो अवंती के शासक कौन थे, चंद्रप्रद्योत, जिनका एक बार तबियत खराब होता है तो अब जो बिंबिसार है अपने राजवैद्य जीवक को भेजता है। बिंबिसार की हत्या 492 ईस्वी में उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दी। नेक्स्ट हमारा अजात शत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व। अजात शत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुनिक था। अजात शत्रु का वास्तविक नाम क्या था, कुनिक था। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया। ठीक है, यानी बिंबिसार और कौशल की देवी की मृत्यु के बाद जो है कौशल के राजा प्रसेनजीत जो थे वह जो है काशी को वापस ले लेते हैं, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजात शत्रु से था। अंततः अजात शत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। बाद में अजात शत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से हो गया था। ठीक है, तो प्रसेनजीत की जो पुत्री वजीरा थी उसी से अजात शत्रु ने विवाह किया था। अजात शत्रु ने वजी संघ एवं मल्लों को पराजित किया। अजात शत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अजात शत्रु 483 ईसा पूर्व में राजगीर की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। ठीक है, 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया, तो राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा में। शासक कौन, अजात शत्रु। नेक्स्ट है हमारा उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व। सिंहली अनुसूत्रियों के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर दी। ठीक है, अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर दी। उदयन या उदाइन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्रा गंगा सोन एवं गंडक के संगम तट पर स्थानांतरित कर दिया था। पाटलिपुत्रा को पहली राजधानी किसने बनाया था, तो हर्यक वंश के शासक उदाइन ने। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। हर्यक को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश को जो है पितृहंता वंश कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि सभी ने अपने पिता को हत्या कर करके कहीं ना कहीं शासन की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है हमारा शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग वंश कब से कब तक, तो 412 से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। वैशाली को, पाटलिपुत्रा से वैशाली को राजधानी किसने कौन बनाया, तो शिशुनाग ने। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंती वर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिलाया लिया था। तो अवंती को मगध में कौन मिलाया, तो शिशुनाग। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशुक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा जाता है। कालाशुक को पुराणों में क्या कहा गया है, काकवर्ण। कालाशुक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्रा हो गई। ठीक है, अगर एक क्रम को देखिएगा तो सबसे पहले राजगीर, ठीक है, राजगिरी से पटना कौन बनाया, ठीक है, राजगिरी से पटना कौन बनाया, तो उदाइन। और एक वंश का शासक जो था उदाइन, उसने राजगीर से पटना बनाया। फिर पटना से वैशाली कौन ले गया, पटना से वैशाली कौन ले गया, तो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग जो है पटना से वैशाली ले गए। और फिर वैशाली से पटना कौन लेके आया, वैशाली से पटना कौन लेके आया, तो कालाशोक। ठीक है, कालाशोक जो है वैशाली से पटना लाया, शिशुनाग वंश के ही शासक। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। ठीक है, तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नेक्स्ट आता है हमारा नंद वंश 344 से 321 ईसा पूर्व। महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की। नंद शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या करके जो है महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश को समाप्त कर दिया और नंद वंश की स्थापना की। महापद्म नंद ने एकराट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की थी। पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है।
पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है, ठीक है। महापद्म नंद को पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। पद्म नंद ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिली आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्म नंद के समय हुआ था। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मगध सम्राट मगध महापद्म नंद ही था। व्याकरण के महान प्रसिद्ध पाणिनि, जो व्याकरण के महान विद्वान जो थे पाणिनि, महापद्म नंद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद हुआ। धनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। नंद वंश आर्थिक और सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से भी इनकार कर दिया था। धनानंद के दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया गया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद की हत्या करवा दी और नंद वंश का पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। अब हम लोग देखेंगे मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश को देखेंगे जो 321 से 184 ईसा पूर्व तक मगध पे शासन किया है। इसका सबसे पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईसा पूर्व, ठीक है। 321 से 298 ईसा पूर्व। जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की है, ठीक है। यानी जस्टिन और स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त को क्या कहा है, सेंड्रोकोटस कहा है। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया है। प्लूटार्क और एरियन को एंड्रोकोटस और जस्टिन और स्ट्रेबो क्या कहा है, सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो है चाणक्य, जिसका नाम कौटिल्य भी था थे। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु है चाणक्य, उनका वास्तविक नाम क्या था, विष्णुगुप्त। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। कब किया था, 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ। युद्ध पश्चात संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया यानी सेल्यूकस जो निकेटर थी उसकी पुत्री जो था हेलन कार्नेलिया से विवाह हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य का। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था, ठीक है। यानी सेल्यूकस निकेटर ही जो था उसने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी थी, इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदकुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक तथा पूरब में बंगाल तक था, ठीक है। यानी बोला जाता है कि अखंड भारत के निर्माण में चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत बड़ा हाथ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध 12 वर्षों तक भीष्म काल पड़ गया, ठीक है। मगध पे जो है चंद्रगुप्त के शासन के अंतिम वर्षों में मगध पे 12 वर्षों तक भीष्म काल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को मानता था और 298 ईसा पूर्व में जैन उपवास पद्धति संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया, ठीक है। तो 298 ईस्वी में जो है जैन उपवास पद्धति यानी संलेखना विधि के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य अपना प्राण त्याग देते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिंदुसार, चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार, जिन्होंने 258 से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात, सिंहसेन आदि नाम भी दिया गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकोटस ने डाइमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो बिंदुसार के दरबार में आने वाले राजदूत का नाम क्या था, डाइमेकस। कहाँ के था, तो सीरिया के। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसिया नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे मोगली पुत्र गोसाल थे। नेक्स्ट आता है अशोक 269 से 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार के मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की एवं गुर्जरा के अतिरिक्त नेतुर तथा उदगोलम अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख मिलता है, ठीक है। अशोक का नाम अशोक कौन कौन से अभिलेख में मिलता है, तो मास्की, गुर्जरा और इसके अतिरिक्त नेतुर और उदगोलम।
सिहली अनुश्रुतियों यानी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। हालांकि अन्य स्रोतों में इसकी पुष्टि नहीं होती है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध यानी 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग युद्ध किया तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित किया था। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था, यानी शुरू में जो है अशोक जो है शैव धर्म को मानता था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दिव्य वरदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक को किसने दिया था? उपगुप्त ने। ठीक है। अशोक के शासन वर्ष के महत्वपूर्ण वर्ष, ठीक है, तो 9वें वर्ष क्या हुआ? कलिंग युद्ध। ठीक है। शासन के 10वें वर्ष क्या हुआ था? तो उसने बोध गया की यात्रा की थी। 12वें वर्ष, अपने शासन के 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा की। 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेख में अंकन किया। 14वें वर्ष में जो है धम्म महापात्रों की नियुक्ति की। ठीक है। अपने शासन के 14वें वर्ष में धम्म महापात्रों की नियुक्ति की और 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी की यात्रा की और अशोक ने वहां का कर घटाकर 1/8 कर दिया था। ठीक है। लुम्बिनी की यात्रा अपने शासन के 20वें वर्ष में की और कर जो है घटाकर 1/8 कर दिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में करवाया। ठीक है। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ करवाया? पाटलिपुत्रा में करवाया। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। उनकी मृत्यु 232 ईस्वी में हो गई, ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उनके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी कौन कौन थे? कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दशोन, दशरथ, संप्रति, कालीसुग, देवधर्मन, सतधनुष एवं बृहदत्त थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों का था। नेक्स्ट हम बात करेंगे मौर्य प्रशासन की। ठीक है। बात क्या करेंगे? मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की गई थी। इस व्यवस्था में राजा सम्राट संपूर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर होता था। राजा में प्रशासनिक, सैनिक एवं न्यायिक शक्ति निहित थी। मौर्य काल में साम्राज्य का विभाजन देश, प्रांत, विषय, ग्राम में किया गया था। केंद्रीय प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए आमत्य, प्रशासनिक अधिकारी एवं तीर्थ उच्च अधिकारी होते थे। कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ अधिकारियों की संख्या जो थी 18 थी। प्रमुख अधिकारी समहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान होता था। संधिता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का प्रधान होता था। पाणियाध्यक्ष जो है वाणिज्य विभाग का प्रधान होता था। अक्षपटलाध्यक्ष जो है महालेखाकार होता था और सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन के संबंध में सप्तांग सिद्धांत दिया है। इसके अनुसार एक राज्य 7 परस्पर तत्वों पर निर्भर होता है। कौन कौन सा? स्वामी यानी शासक, आमत्य यानी मंत्री, जनपद यानी क्षेत्र और उसके लोग, दुर्ग यानी किला, कोष यानी खजाना, दंड सेना और दमनकारी शक्ति और मित्र यानी सहयोगी। ठीक है। ये सप्तांग सिद्धांत जो है मौर्य प्रशासन के संबंध में दिया गया था। मौर्य काल में की गई 4 प्रकार की सेना एवं उसके अध्यक्ष। पैदल सेना थी जिसके अध्यक्ष को पात्याध्यक्ष कहते थे। दूसरा हाथी सेना था जिसके अध्यक्ष को हात्या अध्यक्ष कहते थे। घुड़सवार सेना जिसको अश्वाध्यक्ष कहते थे और रथ सेना जिसको रथाध्यक्ष कहते थे। न्याय व्यवस्था राजा के अधीन थी, लेकिन राजा के बाद न्याय व्यवस्था न्यायाधीश द्वारा देखा जाता था। न्याय व्यवस्था 2 भागों में विभाजित था। धर्म धर्मस्थनीय यानी दीवानी न्यायालय और कंटक शोधन यानी फौजदारी न्यायालय। गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुप्तचरों का गुड पुरुष कहा जाता था। गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुड पुरुष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में जासूसों की चर कहा गया, अर्थशास्त्र में जासूसों को चर कहा गया है। गुप्तचर व्यवस्था भी 2 प्रकार की थी। कौन कौन सी? एक संस्था, एक स्थान पर रहकर गुप्तचर कार्य करना और दूसरा था संचार, घूम घूम कर गुप्तचर कार्य करना। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन 5 प्रांतों में विभाजित था। मौर्य प्रशासन कितने प्रांतों में? 5 प्रांतों में। प्रांतों का शासन राजकुमारों द्वारा संचालित किया जाता था। उदाहरण के लिए अवंती का राज्यपाल अशोक हुआ करता था। जैसे उत्तरा पक्ष जिसकी राजधानी तक्षशिला, अवंती, उज्जैनी, दक्षिणा पथ सुवर्णगिरी, कलिंग, कतोसली और प्राच यानी पूर्वी का पाटलिपुत्र। ये जो है 5 भागों में जो मगध प्रांत था वो विभक्त था। प्रांतों का विभाजन विषय के रूप में किया गया था। विषय का प्रधान विषयपति या प्रादेशिक कहलाता था। विषयों का विभाजन ग्राम के रूप में किया गया था। ग्राम का प्रधान ग्रामिक कहलाता था। 10 गांवों के समूह के प्रमुख को गोप कहा जाता था। नेक्स्ट नगर प्रशासन का संचालन 6 समितियों द्वारा किया गया है।
मेगा स्थनीय के अनुसार सभी समितियों में 5 सदस्य होते थे, अर्थात कुल 30 सदस्यों द्वारा नगर का संचालन किया जाता था। प्रथम समिति कारीगरों एवं शिल्पकारों की निगरानी करती थी। द्वितीय समिति जो है विदेशियों की देखभाल करता था। तृतीय समिति जो है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करता था। चतुर्थ समिति वाणिज्य व्यापार एवं माप तौल। पंचम समिति जो था कारीगरों द्वारा उत्पादित माल की बिक्री करता था। और षष्ठम समिति जो था व्यापार एवं चोंगी की वसूली करता था। नगर बोर्ड के सदस्य नगर में साफ सफाई, सार्वजनिक भवन की देखभाल का कार्य करते थे। इसे अष्टनोमई कहा जाता था। ठीक है, जो देखभाल साफ सफाई करते थे उसको अष्टनोमई कहा जाता था। बात करें मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की, तो मौर्य काल में राजकीय आय का स्रोत कृषि था, उद्योग एवं व्यापार था। सर्वाधिक आय कृषि से प्राप्त होती थी। कृषि पर 1/6 कर प्राप्त किया जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। उद्योग एवं व्यापार से 1/10 कर प्राप्त किया जाता था। मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह भरूच या भरूच गुजरात था। करों की चोरी के संदर्भ में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया था। सामाजिक व्यवस्था कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र 4 वर्णों में विभाजित था। मेगास्थनीज के अनुसार जो है मौर्यकालीन समाज 7 वर्णों में विभाजित था। दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन था, जबकि मेगास्थनीज के ने दास प्रथा का प्रचलन को स्वीकार नहीं किया है। मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन वेश्यावृत्ति के भी प्रमाण मिले हैं। इस काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता गया है। मौर्य कला की बात करेंगे तो मौर्य काल के दौरान ताकतवर केंद्रीय सत्ता के अधीन विभिन्न कला का रूपों स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला के रूप का विकास हुआ। यह कला 2 रूपों में विकसित हुई, राजकीय संरक्षण में विकसित कला और राजकीय कला कहलाया, और स्थानीय कलाकारों द्वारा विकसित कला को लोक कला के रूप में जाना जाता है। राजकीय कला के अंतर्गत स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक हुआ। स्थापत्य कला में राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप और गुहा विहार प्रमुख है। राजकीय कला के अंतर्गत मूर्ति कला में स्तंभों के ऊपर मूर्ति एवं स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियां के प्रमाण मिले हैं। लोक कला के रूप में यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति, जैन तीर्थंकरों की मूर्ति। इन मूर्तियों का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। इसका प्रमुख उदाहरण दीदारगढ़ पटना से प्राप्त चामर ग्रहण यानी यक्षिणी की मूर्ति है। इसके अतिरिक्त लोहानीपुर पटना से जैन तीर्थंकर की भी मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। मोस्ट इंपोर्टेंट बौद्ध धर्म। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध कई धर्मों का उद्भव हुआ, जिसमें से सबसे प्रमुख धर्म था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की है। उनके अध्यात्म एवं दर्शन के कारण उन्हें सर एडविन एड्रियल ने एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा है। किसको? गौतम बुद्ध को। किसने कहा है? तो सर एडविन एड्रियल ने। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे। कौन कौन से? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी को। इन्हीं दृश्यों को देखने के पश्चात उन्होंने गृह त्याग करने का निर्णय लिया था। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यास को अपना लिया था। सन्यास के दौरान उन्होंने वैशाली में अपने प्रथम गुरु अलार कलाम तथा राजगीर में अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत से दीक्षा ग्रहण की। 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्होंने तथागत एवं बुद्ध कहा गया। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें क्या कहा है? तथागत एवं बुद्ध कहा गया। उनकी ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर बोध गया में हुई थी। ठीक है, बात करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ। उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। उनका जन्म स्थान कौन सा है? तो लुम्बिनी नेपाल। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। उनकी माता का नाम क्या था? तो महामाया था। गौतम बुद्ध उनकी सौतेली माँ या मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा, जबकि उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। सौतेले भाई का नाम देवदत्त। उनका कुल का नाम क्या था? शाक्य कुल के क्षत्रिय वंश से है। उनके प्रिय घोड़े का नाम कंथक और उनके सारथी का नाम चन्ना था। और उनका अन्य नाम जो है शाक्य मुनि के नाम से उनको जाना गया। बौद्ध धर्म में 4 प्रकार के आर्य सत्यों की बात की गई। कौन कौन सा? दुख, ठीक है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख का मार्ग। ठीक है, तो दुख का मतलब बताया संसार दुखमय है। ठीक है, दुख समुदाय यानी दुख का कारण तृष्णा है, यानी जो हमारा इच्छा जो है ना वह दुख का कारण है।
और दुख निवारण हेतु, दुख के निवारण हेतु तृष्णा पर विजय, यानी हमारी इच्छाओं पर विजय बहुत आवश्यक है। ठीक है, और दुख निरोध के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को आवश्यक माना था। ठीक है, अब बात करते हैं बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग क्या था। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि, यह जो है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग थे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी थे, कौन कौन से, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था, तो मध्यम मार्ग का। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं, पाली भाषा में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ यानी ऋषि पतन में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल की राजधानी श्रावती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था, निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। बौद्ध धर्म के 10 शील यानी आचरण थे। बुद्ध ने निर्वाण के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शीलों को अपनाने पर बल दिया था, कौन कौन सा, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शय्या का त्याग यानी कोमल बिस्तर का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग और मध्य सेवन यानी जो है दारू वारू का त्याग। बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उनके प्रतीक। ठीक है, तो जो जन्म जन्म का प्रतीक क्या है, कमल है। युवावस्था का प्रतीक क्या है, सांड है। महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग को जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और उसका प्रतीक क्या है, घोड़ा। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति का पीपल वृक्ष और बोधि वृक्ष। महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु का जो है पद चिन्ह या स्तूप। और प्रथम उपदेश दिए थे जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है, चक्र है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति के उपरांत जो है दो भागों में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान में। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है चौथी बौद्ध संगीति के दौरान दो भागों में विभाजित हो गया था। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ। अब बात करते हैं बौद्ध संगीतियों की। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में कहा, राजगिरी में हुआ था और उस समय शासक कौन थे, अजातशत्रु। और बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। और इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें शुद्ध पिटक, विनय पिटक की रचना की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 ईसा पूर्व में कहाँ हुई, वैशाली में। और उसके शासक कौन थे, कालाशोक। और अध्यक्ष कौन थे, सब्बा कामे। ठीक है, महासंगिका एवं स्थिवर के रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में कहा हुआ, पाटलिपुत्रा में। और शासक कौन थे, अशोक। और अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुर तीसस। ठीक है, और इसमें अभिधम पिटक को भी संकलन किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है प्रथम शताब्दी में, ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडल और कश्मीर में किया गया। और उस समय शासक कौन थे, कनिष्क थे। और अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। और उपाध्यक्ष अश्वाघोष थे। ठीक है, और इसी समय बौद्ध धर्म दो भागों में महायान एवं हीनयान में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की बात करें तो कौन कौन सा है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। शुद्ध पिटक में जो है बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। वहीं विनय पिटक में जो है सम के नियमों का अंकलन है। वहीं अभिधम पिटक में जो है बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। ठीक है, सबसे बड़ा पिटक है कौन सा, शुद्ध पिटक, जिसका संकलन कौन किया है, आनंद। आनंद जो बुद्ध के शिष्य थे उन्होंने ही जो है शुद्ध पिटक का संकलन किया है। सबसे लघुतम पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया है वह कौन सा है, विनय पिटक। इस पिटक का संकलन जो है मोगलीपुर तीसस यानी जो है अभिधम पिटक का जो है संकलन मोगलीपुर तीसस ने किया है। बौद्ध धर्म के पवित्र स्थान कौन कौन से हैं, तो चैत्य। चैत्य जो है बौद्ध धर्म का पूजा घर है। स्तूप जो है बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल है। और विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। नेक्स्ट जो है हम लोग जैन धर्म को देखेंगे। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। उन्हें आदिनाथ, ऋषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जिनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी। उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी थी, कौन कौन सा, सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। बौद्ध धर्म, अब महावीर स्वामी वे जैन धर्म के 24वें, जैन धर्म में महावीर स्वामी की बात करेंगे। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किनको माना जाता है, तो महावीर स्वामी को।
उनके पिता सिद्धार्थ जात्री कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था और गौतम बुद्ध कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, ठीक है, 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी, जबकि गौतम बुद्ध को बोध गया, ठीक है, बोध गया के ऋजु उसको बोलते हैं कौन से, निरंजना नदी के तट पे। जैन धर्म में त्रिरत्न थे, कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से? बौद्ध धर्म में तीन रत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। बात करते हैं जैन धर्म का, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। कुल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो महावीर स्वामी को। उनके बचपन का नाम है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्तमान था। उनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में और उनकी मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में होती है। उनका जन्म स्थान कहाँ है? कुंडल ग्राम, वैशाली। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम क्या था? त्रिशला था। पत्नी का नाम यशोदा और उनकी पुत्री का नाम जो है प्रियदर्शनी अनुजना था, ठीक है। उनके दामाद का नाम जो था जामिल था और उनके कुल का नाम था ज्ञात्रिक, ठीक है। एनसीईआरटी के नवीनतम संस्करण में महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व एवं मृत्यु जो है 527 ईसा पूर्व दिया गया है। बात करते हैं जैन धर्म के 5 महाव्रत का, तो सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह, ठीक है। इसको किसने? तो 24वें तीर्थकर, जो 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, कौन थे 24वें तीर्थकर जैन धर्म के? तो पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ जो है इन चारों को जोड़ते हैं, जबकि पांचवा जो है वह महावीर के द्वारा, ब्रह्मचर्य को जो है महावीर के द्वारा जो है जोड़ा गया था, महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। सत्य का मतलब होता है झूठ नहीं बोलना, अहिंसा का मतलब हुआ हिंसा नहीं करना, असत्य का मतलब हुआ चोरी नहीं करना, अपरिग्रह का मतलब हुआ धन का संग्रह नहीं करना और ब्रह्मचर्य का मतलब हुआ इंद्रियों को वश में करना। 5वां महाभारत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर एवं उसके प्रतीक, प्रथम तीर्थकर कौन हुए? ऋषभदेव और उनका प्रतीक क्या था? बैल। दूसरे तीर्थकर हुए अजितनाथ और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। 23वें तीर्थकर हुए पार्श्वनाथ और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी और उनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। बात करते हैं हम लोग जैन संगीतियों की, तो प्रथम जैन संगीति जो है 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी और शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य और अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलभद्र ने। इसी समय दिगंबर एवं श्वेतांबर जैन धर्म का विभाजन हुआ था और जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। द्वितीय जो है जैन संगीति जो है 512 ईस्वी वल्लभी गुजरात में हुआ। इसके शासक का नाम नहीं पता है, लेकिन जो अध्यक्ष थे देववर्ती क्षमा श्रमण थे और जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन इसी में किया गया। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी। अनेकांतवाद, श्यायवाद और सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगिरी में दिया था। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति में श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हुआ किया था। दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व प्रदान किया, इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया था, जबकि श्वेतांबर स्थूलभद्र के नेतृत्व में किया गया और इसने परिवर्तन को स्वीकार किया। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने वाली परंपरा तथा यह दिगंबर की तुलना कम कठोर था। श्वेत याद रखिएगा, श्वेत से श्वेतांबर यानी श्वेत से श्वेत कपड़ा पहना, यानी कपड़ा पहना तो वो श्वेतांबर हो गया और दिगंबर नंगे रहते थे। नेक्स्ट है हमारा सुंग वंश, ठीक है। बात करेंगे सुंग वंश, तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके कौन? पुष्यमित्र सुंग ने 185 ईस्वी में सुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र सुंग ब्राह्मण था और वह बृहदत्त का सेनापति भी था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली और उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किया और उनके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन है। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। सुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? देवभूति। नेक्स्ट है हमारा कन्नव वंश। कन्नव वंश की स्थापना वसुमित्र ने देवभूति की हत्या करके की थी। वसुमित्र सुंगों को अमत्य यानी मंत्री थे। कन्नव वंश भी ब्राह्मण वंश था। इस वर्ष का अंतिम शासक कौन हुआ? सुशर्मा।
सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके कन्नौ वंश का अंत कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा कुषाण वंश। मौर्योत्तर काल में कमजोर होती राजनीतिक स्थिति से कई विदेशी जातियों का आगमन भारत के क्षेत्र में हुआ। इसमें सबसे पहले हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव आए। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम में आए थे। कुषाण चीन के यूची यानी तोखरी जाति से संबंधित है। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस थे। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर एवं मथुरा थी। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है वो कनिष्क ने पाटलिपुत्रा से विजित किया था। कनिष्क के समय में गंधार और मथुरा कला का विकास हुआ है। कनिष्क चौथी वर्ष संगीति का आयोजन कुंडलवन कंसविल में करवाया। कनिष्क 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलाया था। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का अधिपत्य था। नेक्स्ट है हमारा गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया है? श्रीगुप्त ने 240 से 280 ईसा पूर्व में। ठीक है। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? घटोत्कच गुप्त 280 से 320 ईस्वी। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण की। महाराज की उपाधि कौन धारण किया था? तो घटोत्कच। नेक्स्ट हमारा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, 320 से 335 ईस्वी। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा की उपाधि घटोत्कच और महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट हमारा समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। इतिहासकार स्मिथ समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किए हैं। समुद्रगुप्त ने पराक्रमक, अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ठीक है, समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तरा पथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणा पथ के 12 राजाओं को विजित किया था। समुद्रगुप्त को कवि राज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का प्रमाण भी मिले हैं। समुद्रगुप्त के बाद जो है 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने के साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं राजा घोषित कर दिया था। नेक्स्ट हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी से 415 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि, ठीक है, महाराजा की उपाधि घटोत्कच, महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम और विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेरनाग से विवाह किया था। कुबेरनाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। चंद्रगुप्त की पुत्री जो है प्रभावती गुप्त का विवाह जो है वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों की संरक्षिका के रूप में शासन किया था। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और कठियावाड़ा पर विजय प्राप्त की थी। चीनी यात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। ठीक है, चीनी यात्री फहियान जो है किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। फहियान भारत में 14 वर्षों तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय को महरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे। कौन कौन से? कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, बराम मिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, छनपनक और भरूची। नेक्स्ट हमारा कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बनता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय हुई थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह बाद में यह बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया था। ठीक है, नालंदा बिहार की स्थापना कुमारगुप्त ने शक्तिद्र एवं महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है हमारा स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी। मध्य एशिया में बर्बर जाति हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय हुनों का आक्रमण हुआ था। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर भारत से बाहर खरीद दिया था। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है।
अभिलेखों में हूणों का मल्लेक्ष कहा जाता था। ठीक है, अभिलेख में जो है हूणों को क्या कहा गया है? मल्लेक्ष। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य और क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया। नेक्स्ट है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा एवं बौद्ध धर्म का सबसे महान केंद्र था। इसकी स्थापना गुप्त काल के दौरान कुमारगुप्त ने की थी। बाद में हर्षवर्धन एवं पाल शासकों ने इसके संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान किया। इस क्रम में जावा के शासक बालदेव पुत्र ने भी इसमें संवर्धन प्रदान किया था। हेनसांग की यात्रा के समय इस विश्वविद्यालय का प्रमुख आचार्य शिलभद्र थे। उस समय विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी तथा 1510 शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र एवं व्याकरण जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था। प्रवेश परीक्षा द्वारपाल के द्वारा लिया जाता था तथा प्रवेश परीक्षा कुल 3 स्तरों पर होती थी। इस विश्वविद्यालय में स्थानीय विद्यार्थियों के अतिरिक्त चीन, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया आदि से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यह विद्यालय पूर्णतः निःशुल्क आवासीय शिक्षा केंद्र था। इसके आर्थिक व्यय के लिए 200 गांव दान में दिए गए थे। इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में विशाल पुस्तकालय था जो 3 भवनों को मिलाकर बना था। इन तीनों भवनों में कुल 90 लाख किताबें संधारित थी। इन पुस्तकालयों के नाम रत्नरंजक, रत्नोदधि तथा रत्न सागर थे। प्राचीन काल में स्थापित शिक्षा का इस विशाल केंद्र को विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जाती है। 2016 में यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया है। 2006 में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिए गए सुझाव पर 2010 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया तथा नए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 2014 ईस्वी में विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। बात करें गुप्त प्रशासन की, तो गुप्त काल में राजा दैवीय अधिकार रखता था। इस काल में मौर्य काल के समान केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, लेकिन राजा प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक अधिकार रखता था। गुप्त काल में साम्राज्य का विभाजन देश, भुक्ति, विषय, ग्राम के रूप में किया गया था। देश का प्रधान गुप्ता, भुक्ति का प्रधान उपरिक और विषय का प्रधान विषयपति और ग्राम का प्रधान जो है ग्रामिक होता था। बात करें गुप्त अर्थव्यवस्था की, तो गुप्त काल में कृषि सबसे प्रमुख आय का स्रोत था और कृषि पर जो है 1/4 से 1/6 कर प्राप्त किया जाता था। कृषि के अतिरिक्त व्यापार एवं उद्योग से भी कर प्राप्त किया जाता था। गुप्त काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। ठीक है, और जो है मौर्य काल में भरूच था। सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर उज्जैन था। गुप्त काल में स्वर्ण के सिक्के को दिनार तथा चांदी के सिक्के को रुपये कहा जाता था। सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे तो गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई थी। इस काल में कई उपजातियों का उदय हुआ। उदाहरण के लिए कायस्थ जाति का वर्णन पहली बार गुप्त काल में ही मिलता है। इस काल में छुआछूत के भी प्रमाण मिलते हैं। अछूत जातियों को ग्राम से बाहर रहना पड़ता था। इस काल में दास प्रथा का विकास देखने को मिलता है। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति पूर्व की तुलना में निम्न थी। इस काल में 1510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख में प्रथम सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। गुप्त काल, गुप्त कला, गुप्त शासकों के संरक्षण में गुप्त कला के दौरान स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला एवं साहित्य कला का विकास हुआ। स्थापत्य कला के अंदर मंदिरों का निर्माण यानी नागर शैली का जो मंदिर है वह गुप्त कला का देन है। गुफाओं का निर्माण तथा विहारों का निर्माण देखने को मिलता है। गुफाओं के निर्माण में अजंता गुफा महाराष्ट्र, बाघ गुफा मध्य प्रदेश का निर्माण गुप्त काल के दौरान किया गया है। इन गुफाओं से बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। गुप्त काल में साहित्य का विकास हुआ। इस काल में प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, जैसे कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार और विक्रमो वर्षियम। ठीक है, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, वात्स्यायन की कामसूत्र, अमर सिंह की अमरकोश, कामनंद की नीतिसार, शूद्र की मृच्छ कटिकम, आर्यभट्ट की आर्यभट्टिका सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका। ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत, भारत का न्यूटन किसको कहा जाता था? ब्रह्मगुप्त को। इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है, न कि सिक्कों जारी करने के कारण। ठीक है,
ठीक है, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण इसको स्वर्ण युग कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे 750 ईस्वी में। गोपाल ने उदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की थी। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थापित की थी। सोमपुर महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में है, इसका निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राजपूतों से संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ। बाद में धर्मपाल ने राजपूत शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी किया था। धर्मपाल ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की थी। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना था। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालदेव पुत्र को नालंदा में विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महिपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। पालकालीन काशी की मूर्तियां अपनी कलात्मक के लिए काफी प्रसिद्ध है। धीमन एवं विठल पाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, प्राचीन बिहार इतिहास से विभिन्न वंश और शासकों और उसकी राजधानी की बात करेंगे। वंश कौन सा है? बृहदत्त। इसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिवज, मगध की राजधानी थी। ठीक है, बिंबिसार, गिरिवज, उदयन की राजधानी पाटलिपुत्रा। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। कालाशोक ने फिर पाटलिपुत्रा को। नंद वंश का राजधानी पाटलिपुत्रा था। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या मथुरा था। गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा, जबकि पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य की बात करेंगे। अर्थशास्त्र कौटिल्य का था, राज प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था। बुद्ध चरित का लेखक अश्वघोष है और बौद्ध धर्म का महाकाव्य इसको कहा जाता है। प्रयाग परमिता नागार्जुन द्वारा लिखल है और शून्यवाद का सिद्धांत दिए हैं। सीयूकी हेनसांग द्वारा लिखा गया है और भारत का यात्रा विवरण है इसमें। इंडिका जो है मेगास्थनी द्वारा और मौर्य साम्राज्य का विवरण किया गया है। मलिन पन्हो नागसेन के द्वारा लिखा गया है। बैक्ट्रिया शासक मिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रहण है। ललित विस्तार, ठीक है, बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। महावंश में श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है और जातक कथा है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। ठीक है, और यह था हमारा जो प्राचीन बिहार के इतिहास का संपूर्ण डिटेल वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बिहार के मध्यकालीन इतिहास की बात करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग बिहार के आधुनिक इतिहास की बात करेंगे। ठीक है, आपके आने वाले एग्जामों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को कभी मिस नहीं कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस पे हर एक अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।